दस्तक तो रामबाण की भी हुई है और दस्तक अपने तरीके से चुनावी प्रचार के दौर में पहली बार अयोध्या या कहें फैजाबाद की चुनावी रैली के जरिए राम जन्मभूमि को किसी न किसी तरीके से याद किया गया है। और ये याद इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली क्योंकि मैनिफेस्टो में सिर्फ 2 लाइन में सिमटा दिया गया। संकेत इसके क्या निकाले जाएं? चुनाव आयोग के निशाने पर लिया जा रहा है। चुनाव आयोग को सख्त होने की बात विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन इन सब के केंद्र में और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। वजह क्या है? आइए आज इसे ही टटोलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये रामबाण मारने की जरूरत क्यों थी? तो विकास पुरुष का रामबाण, दरअसल ये तस्वीर जो लगी थी एक किनारे में लगी है, लेकिन कैमरा कुछ ऐसे चमका कि लगा नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे भगवान राम है और उनके बगल में वो मंदिर है जिसका जिक्र आज से नहीं 1989 से लगातार हो रहा है। जरा पहले उनकी बात सुनिए। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहां की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य दरअसल प्रतीकात्मक शब्द के तौर पर मान लीजिए सुशासन है ये, लेकिन राम राज्य और जिस तरीके से जिक्र फैजाबाद में नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया उसमें कई गूंज सुनाई देती है। ये गूंज दरअसल अयोध्या आंदोलन के दौर की भी गूंज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल इस तरीके की तस्वीर या मंदिर अयोध्या आंदोलन के दौर में भी चुनाव के वक्त किसी नेता ने उपयोग में नहीं की थी। संयोगवश है, भूलवश है, क्या संकेत की राजनीति है, कोई प्रतीक की बात है? पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं दरअसल इसके मतलब क्या है। तो क्या नरेंद्र मोदी मान चुके हैं कि राम मंदिर का छौंक विकास के नारे में लगाना जरूरी है? क्योंकि मैनिफेस्टो में आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 लाइन में अयोध्या के राम मंदिर को निपटाना और अब मंच पर भाषण देते वक्त राम मंदिर ही नहीं राम की प्रतिमा भी पीछे लगा देना, इसका मतलब क्या है? दरअसल ध्यान दें तो 1989 के बाद पहली बार बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में पहले पन्ने पर राम मंदिर का जिक्र नहीं था। पहली बार आखिरी पन्ने में सिर्फ 2 लाइन में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अदालत के फैसले के अनुकूल कहकर निपटा दिया गया। वहीं ठीक उलट 1989 के बाद पहली बार किसी चुनावी सभा में मंच पर राम और राम मंदिर की तस्वीर भी दिखा दी गई, जिसे अयोध्या में बनवाने की बात बीजेपी बीते 2.5 दशक से करती आ रही है। ध्यान दें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में इससे पहले हमेशा राम मंदिर का मुद्दा शुरुआती पन्ने पर ही रहा, लेकिन मोदी बतौर विकास पुरुष की छवि के साथ गुजरात मॉडल लेकर चुनावी मैदान में उतरे तो चुनावी घोषणा पत्र तक से राम मंदिर को दूर रखवाया गया। माना यही गया कि अब वाजपेयी, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का युग खत्म हो चला है और मोदी युग इसी तरीके से शुरू हो रहा है, जिस पर संघ परिवार ने भी चुनावी जीत के लिए मोदी की हर बिसात पर अपनी मुहर लगा दी और अयोध्या को पिछले पन्ने पर समेटने पर उसने खामोशी बरत ली। लेकिन जो काम कभी अडवाणी या मुरली मनोहर जोशी से लेकर उमा भारती और विनय कटियार सरीखे नेता अपनी चुनावी सभा में बीते 2 दशक के दौरान नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने फैजाबाद की चुनावी रैली में कर दिखाया और पहली बार चुनावी रैली में राम मंदिर तक का नजारा नजर आने लगा। असल में यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार का सच यह भी है कि संघ परिवार के स्वयंसेवक पहली बार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और पूर्वांचल में संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के हजारों हजार कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फैजाबाद हो या फिर बनारस। और हर जगह अयोध्या से लेकर धारा 370 का जिक्र खुले तौर पर हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो इन मुद्दों को लेकर न सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि इस पर अमली जामा भी पहनाया जाएगा।
ऐसे में सवाल यही है कि फैजाबाद की रैली में राम मंदिर को दिखाना मोदी पर संघ का दबाव था या फिर मोदी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। इसीलिए राम की सौगंध खाई गई। आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में तकरीबन 33 सीटों पर वोट पड़ने हैं। 2 चरण बचे हुए हैं, एक 7 तारीख को और एक 12 तारीख को। और संयोग ऐसा है कि इस 33 सीट पर सिर्फ 4 सीटों पर ही बीजेपी 2009 में जीती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी की लहर और पूर्वांचल में उनके खुद के चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी ने रणनीति के तौर पर उतारा है तो प्रभाव पड़ना चाहिए, ना सिर्फ इन 33 सीट पर बल्कि बिहार की 16 सीट पर भी। तो आइए जरा 33 सीटों के समीकरण को समझ लीजिए, क्या प्रभाव है, किस रूप में है और मंदिर का जिक्र क्यों जरूरी है। मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जगह अयोध्या ही है और बात राम मंदिर आंदोलन को लेकर ही है, लेकिन स्थितियां बदल गई इन 23 बरस में। दरअसल राम की सौगंध अयोध्या आंदोलन के वक्त राम मंदिर बनवाने को लेकर खाई जा रही थी और 2.5 दशक बाद राम की सौगंध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए खाई जा रही है। वो दौर लाल कृष्ण आडवाणी का था, ये दौर नरेंद्र मोदी का है। दोनों दौर में जगह वही फैजाबाद की लोकसभा सीट है जिसके दायरे में अयोध्या भी आती है। तो क्या राम नाम के आश्रय इस बार पूर्वांचल की उन 33 सीटों पर हर किसी की नजर है या कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की नजर है, जहां अगले 2 चरणों में वोट पड़ने हैं और नरेंद्र मोदी ये मानकर बैठे हैं कि दरअसल राम मंदिर को भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए राम की तस्वीर के आश्रय वाजपेयी आडवाणी के दौर को याद तो किया जा सकता है, लेकिन उससे आगे निकलना है तो उसमें विकास की चाशनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाने होंगे। हालांकि ये अलग सवाल है कि बीते 2 दशक में सरयू नदी का इतना पानी बह चुका है कि फैजाबाद ही नहीं बल्कि 2 दर्जन सीट बीजेपी ने पूर्वांचल में गंवा दी। और अब के हालात बीजेपी के लिए इतने बुरे हैं कि पिछले चुनाव में यानी 2009 में पूर्वांचल की 33 में से सिर्फ 4 सीट ही बीजेपी ने जीती थी। और अगर इस बार मोदी लहर के आश्रय पूर्वांचल में बीजेपी जीत के घोड़े पर सवार नहीं हुई तो फिर यूपी को लेकर मोदी का वो सपना टूट जाएगा जिसे अमित शाह के जरिए पूर्वांचल में लगातार बिछाया जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी की जरूरत है वोटरों का तीखा ध्रुवीकरण, क्योंकि फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जगहों पर बीजेपी को जीत तभी मिल सकती है जब वोटर जातीय समीकरण को तोड़ दे और धर्म के आधार पर एकजुट हो जाए, यानी ध्रुवीकरण तीखा हो जाए। ये हालात 2009 में लोकसभा चुनाव में नहीं बने और उससे पहले 2007 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2 बरस पहले ही जिसमें समाजवादी पार्टी जीती, उसमें भी ये जातीय समीकरण बरकरार रहे। ऐसे में मुस्लिम वोटर हमेशा जातीय समीकरण के साथ मिलकर उस पार्टी को गद्दी दिलाता रहा जिसके जरिए जीत मिल जाती। जाहिर है ऐसे में कमल खिल नहीं सकता था और कमल खिला नहीं। लेकिन बीजेपी अब अगर कमल खिलाना चाहती है और नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। और सेंध लगाने का मतलब बहुत साफ है, सापा और बीएसपी में वोट बंटे नहीं और दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर वोट एकजुट हो जाए जो जातीय समीकरण को तोड़ दे। तो वोटरों को साथ जोड़ना सिर्फ विकास के नाम पर संभव नहीं है, इसे बीजेपी समझने लगी है और नरेंद्र मोदी तो बाखूबी जानते हैं। इसीलिए फैजाबाद की सभा में अयोध्या आंदोलन के नॉस्टैल्जिया और कांग्रेस के दौर के भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी ने एक साथ जोड़ दिया। मंच पर राम की तस्वीर लगाकर सौगंध कहने का तरीका राम मंदिर के लिए नहीं लिया गया, बल्कि उसे भ्रष्टाचार का जिक्र कर विकास से जोड़ने की बात हुई। और इसी के आश्रय बीजेपी को अयोध्या से आगे जीत का आसरा भी हो चला है, क्योंकि पूर्वांचल की 33 सीटों में से मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है तो दूसरा सच यह भी है कि दूसरे नंबर पर भी बीजेपी 4 सीटों पर ही रही थी, यानी बाकी 25 सीटों पर बीजेपी नंबर 3 या नंबर 4 रही और दर्जन भर जगहों पर तो उसकी जमानत भी पिछली बार जब्त हो गई थी। तो अब सवाल आगे का है, क्या मोदी अब बीजेपी की राजनीति को अयोध्या से आगे ले जाना चाहते हैं? लेकिन अयोध्या को भुलाया नहीं जा सकता, इसे नरेंद्र मोदी मान चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर वोटरों को जोड़ना है तो दूसरी तरफ संघ परिवार की भावना को भी समझना होगा, जो आज भी अयोध्या से जुड़ी है। तो राम की तस्वीर सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति नहीं बल्कि कई राजनीति को एक साथ समेटने का मोदी प्रयास है। आज तक ब्यूरो।
रणनीति के हिस्से में सिर्फ राम मंदिर का मसला नहीं है, तस्वीर का मसला नहीं है। आजमगढ़ में जिस बात का जिक्र आजमगढ़ को लेकर जो जिक्र अमित शाह ने किया वह भी है। उस हिस्से पर आते हैं, लेकिन जरा समझिए किस तरीके से किन किन लोगों को टिकट देकर पूर्वांचल में बीजेपी अपनी बिसात कैसे बिछाती चली गई। सब कुछ टूटता चला गया। मसलन ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, कैसरगंज से इन्हें टिकट दे दिया गया। गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह, यह भी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, इनको भी बीजेपी में ले आया गया, टिकट दे दिया गया। डुमरियागंज कांग्रेस के जगदम्बिका पाल, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में टिकट दे दिया गया। इलाहाबाद से श्यामाचरण गुप्ता कभी बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी चले गए। 1 बरस पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़े और बीजेपी में शरीक हो गए, जब से नरेंद्र मोदी की लहर आ गई। शास्त्री ददन मिश्र बीएसपी से एक्सपेल कर दिए गए थे, बर्खास्त कर दिए गए, बीजेपी में शामिल, टिकट दे दिए गए। कलराज मिश्र को लखनऊ में इससे हुआ करते थे विधायक, लेकिन उस पूरे इलाके से इनको निकालकर देवरिया लाया गया कि ब्राह्मण वोट बैंक बरकरार रहे और इन्हें पूर्वांचल में ले आया गया। वरुण गांधी की भी सीट बदल दी गई, उन्हें सुल्तानपुर ले आया गया। पहले पीलीभीत थी, सुल्तानपुर में गांधी परिवार की सियासत में सेंध लगे। अमिताभ मोदी वहां से चुनाव लड़ रही है तो वहां सेंध लगे, वहां पर भी वोटिंग होनी है, प्रचार थम गए हैं। ये एक सियासत का हिस्सा था, लेकिन इन सब से इतर बिसात वो बड़ी महत्वपूर्ण है जो अमित शाह लगातार बिछा रहे थे। तो एक तरफ सवाल ये था विकास, फिर राम मंदिर की एंट्री, और उसके बीच में अमित शाह ने कल जो बोला उसे सुन लीजिए जरा। इसके पहले ये टोली ने 12 बार बम विस्फोट किए थे गुजरात, देश भर में 12 बार। इस संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। याद है ना आपको? याद है। मगर वहां तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। पुलिस पीछे पड़ गई, पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? मालूम है? आजमगढ़ से गए थे। वहां जाकर देश भर में बम धमाके। मित्रों, तालियां बजाने का समय नहीं। ऐसी बात नहीं है जिसे हर्ष हो। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जीत के घोड़े पर सवार हैं और आज अमेठी पहुंचे तो बहुत सीधा वार उन्होंने पूरे नेहरू गांधी परिवार को लेकर किया। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। और गुस्से में कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, और कहते हैं ये गलत निर्णय करके फाड़ देते हैं कागज। कैबिनेट के निर्णय का पान गुस्सा कौन करता है? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उठाई? मां बेटे की सरकार गई। अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा? मेरे कांग्रेस के नेताओं, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार है।